नमस्कार टू माय ऑल सब्सक्राइबर। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, अपने चैनल स्वेट्स पैशन में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूं, स्वागत करती हूं। पिछला जो वीडियो था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे था, जिसमें मैंने बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिस्ट्रीज क्या है, मतलब उनके जो अलग अलग फ्री इंडिया होने के बाद से अलग अलग जो नेशनल पॉलिसी इंडिया में आए, 1968 की पॉलिसी हो या 1986 की पॉलिसी हो। मैंने 1992 के भी कुछ रिकमेंडेशन या कुछ पॉइंट्स को आपको बताया था आज, और साथ में मैंने जो 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके विज़न और उसके की प्रिंसिपल, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने बताया था। चूँकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2-3 लेवल पे हमें दिख रही है। 2 लेवल पे मेनली, एक है कि स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस होंगे और साथ में हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगे वो। तो सबसे पहले जो आज का वीडियो है वो स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस होंगे, आगे चल करके पॉलिसी में क्या क्या बातें कही गई हैं वो बताऊंगी। और चूंकि मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ आपको, तो कई पार्ट्स लग जाएंगे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डील करने के लिए, तो प्लीज़ आप सारे पार्ट्स पे फोकस करिएगा, सारे वॉल्यूम को आप देखिएगा। आज भी जो मैं स्कूल एजुकेशन पे, स्कूल शिक्षा पे आपको बताने जा रही हूँ वो भी अभी हाफ पोर्शन है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं सारे पॉलिसीज़ के एक एक पॉइंट्स को पढ़ रही हूँ और जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या जो हमें जानना ज़रूरी है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो वीडियो है वो स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पे है, और उसमें भी अभी मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर से कमेंट करिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल एजुकेशन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स पे आने से पहले मैं आपको पेडागॉगी वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हो रहा है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इस वर्ड को जानते होंगे पेडागॉगी, पर जो नहीं जानता है मैं उसके लिए कि पेडागॉगी का हिंदी वर्ड होता है शिक्षा शास्त्र। तो पेडागॉगी इज द स्टडी एंड थ्योरी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तार्किक क्षमता पर आधारित एक प्रशिक्षण भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए, पेडागॉगी जो वर्ड है वो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी विषय में हम इसको, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वो विषय को पढ़ने का तरीका, उसके प्रिंसिपल को समझने का तरीका जो वर्ड है वो है पेडागॉगी। और तार्किक क्षमता पर आधारित जो एक प्रशिक्षण है वो पेडागॉगी से connected है। Most commonly understood as approach to teaching, refers to the theory and practice of learning and how this process is influenced by the social, political, psychological डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो जितने भी एकेडमिशियन हैं, जैसे हर विषय की अपनी अपनी पेडागॉगी होती है, मतलब उनको समझने का उनको तरीका होता है। तो पेडागॉगी का वर्ड इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया, इसलिए मैं ये टर्म बताई आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्लास, जो स्कूल एजुकेशन है उस पर। This policy envisages that the extant 10+2 structure in school education will be modified with new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering ages 3 to 8। देखिए, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 10+2 एजुकेशन पॉलिसी। आप यहाँ पर डायग्राम एक देख रहे होंगे, जिसमें सबसे नीचे जो मैंने ऐसे चेक में बनाया है वो बिलो 6 ईयर्स एज ग्रुप का था। जैसे हमारे बच्चे जब ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो 3 ईयर्स से लेकर के 6 ईयर्स तक के बच्चों को इस 10+2 स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया गया था। पहले का जो एजुकेशन पॉलिसी है
और 6 ईयर से लेकर के 16 ईयर तक का एज ग्रुप को 10 में और प्लस 16 ईयर से लेकर के 18 ईयर्स के एज ग्रुप को +2। तो 10+2 लेवल में ये सिस्टम था, मतलब फ्रॉम 6 एज ग्रुप टू 18 एज ग्रुप जो था वो 10+2 स्ट्रक्चर में शामिल था, और बिलो 6 ईयर्स के बच्चों को 10+2 स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया गया था। पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें 10+2 के स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट फिनिश किया जा रहा है और 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को शामिल किया गया है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ बगल में जो डायग्राम आपको शो कर रहा है, इसमें सबसे नीचे का जो है फाउंडेशन लेवल हम इसको कह सकते हैं, ये 5 होता है, 5 ईयर्स तक के, मतलब 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी क्लासेस 1 एंड 2 एजेस 3 to 8। आप देख लीजिए कि जब हमारा बच्चा होता है तो हम 3 साल के पहले के तो बच्चों को स्कूल एजुकेशन में भेजते ही नहीं हैं। 3 ईयर्स ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में 3 ईयर्स अबव एडमिशन होते हैं। हाँ, बहुत जो प्ले और उससे जो नीचे हैं वहाँ पर अब फैशन आ गया है कि आप 2 साल में, 2.25 साल में, कई लोग तो 1.5 साल में भी अपने बच्चों को एडमिशन स्कूलों में भेज देते हैं, पर उस पर हमारा इंडियन स्ट्रक्चर बिलीव नहीं करता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होता है कि 3 ईयर्स अबव से हम स्कूलिंग एजुकेशन शुरू करें या प्रॉपर एजुकेशन शुरू करें। तो 3 ईयर्स से लेकर के 8 ईयर्स तक का जो बच्चा है, 8 ईयर्स तक का बच्चा ऑलमोस्ट क्लास 1 और 2 तक पहुंचेगा। तो ये 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स है, तो इसको फाउंडेशन लेवल कहेंगे। 5+3, अब हम ऊपर की तरफ चले तो 3 to 8 ईयर्स था यहाँ पर 5 लेवल पे, अब है 8 ईयर्स से 11 ईयर्स, मतलब 8, 9, 10, मतलब 8 से 9, 9 से 10 एंड 10 से 11। तो ये 3 ईयर्स है, यहाँ तक बच्चा क्लास 5 में पहुँचेगा और हम इसको प्रिपरेटरी कहेंगे। फिर क्लास 6 से लेकर के 8 तक का जो क्लास है, एज ग्रुप अगर हम देखें तो 11 से 14 ईयर्स का एज ग्रुप, ये 3 ईयर्स तक जाएगा, मतलब 11 से 12, 12 से 13 एंड 13 से 14। ये 3 साल का है, इसको हम मिडिल स्ट्रक्चर में कहेंगे। और क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो क्लास है, मतलब एज के अकॉर्डिंग हम देखें तो 14 से लेकर के 18 तक का जो एज ग्रुप है ये 4 साल, मतलब 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17 एंड 17 to 18, ये 4, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लेवल। तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। फाउंडेशन 5 ईयर्स, प्रिपरेटरी 3 ईयर्स, मिडिल 3 ईयर्स एंड सेकेंडरी 4 ईयर्स। 5+3+3+4 लेवल। तो अब इसमें डिफरेंस आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ 3 साल के बच्चे को भी इस पूरे स्ट्रक्चर में 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में शामिल किया जा रहा है। और 10+2 स्ट्रक्चर जो पहले था, जो अभी चल रहा है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एज 6 एंड अबव से शुरू किया जा रहा था। तो पहला डिफरेंस आप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि करेंटली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 आर नॉट कवर्ड इन 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगेन्स एट द एज 6। ये जो बात मैंने बताई, इन न्यू 5+3+3+4 structure, a strong base of early childhood care and education. Please don't forget this word ECCE. E for early, C for childhood, C for care and E for education. ECCE from age 3 is also included. अब यहाँ पर आप बार बार इस जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है उसमें आप ये वर्ड बहुत सुनेंगे, ECCE। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसका एम क्या है? प्रोमोटिंग बेटर ओवरऑल। पूरा ओवरऑल क्या क्या देना है आप देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। इस 3 पे पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज लर्निंग,
second one is development, and the third one is well-being. तो ये ECCE पे ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड है। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला ECCE, इसको और अच्छे से समझते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। अर्ली मतलब प्रारंभिक, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, केयर मतलब देखभाल और शिक्षा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, अब ECCE को हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं कि इसमें बातें क्या कही गई हैं। तो ECCE आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेट, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड। जो ECC होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है, वो बेसिकली इसका एक आइडियल फीचर बना हुआ है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, आप अपने बच्चों को ही देखिए, जब बच्चे हमारे प्ले में पढ़ने जाते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम होता है दैट इज़ फ्लेक्सिबल। ठीक है, लचीला होता है। मल्टीफेसेट, बहुआयामी होता है, उसमें हम सब कुछ सिखाते हैं बच्चे को। मल्टी लेवल, बहुस्तरीय होता है। खेल आधारित होता है, प्ले बेस्ड होता है, और साथ में एक्टिविटी बेस्ड होता है। हम सारा कुछ तो बच्चों को एक्टिविटी वाइज ही हम पढ़ाते हैं, और इससे क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या कोशिश करते हैं हम बच्चों को बताने के लिए, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं वो एरो वाले में, कि पेंटिंग, अल्फ़ाबेट्स, पजल्स, लैंग्वेजेस, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, नंबर्स, शेप्स, काउंटिंग्स, कलर्स, ड्राइंग, ड्रामा, ये सब मैंने नहीं लिखा है पर ड्रामा वगैरह सब। तो इस एज ग्रुप में हम बच्चों को यही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की शुरुआत। कहा जाता है ना कि जो 80% ब्रेन होता है बच्चों का, वो इसी एज ग्रुप में ही डेवलप होता है। आप ऐड देख लीजिए बॉर्नविटा का, हॉर्लिक्स का, किसी भी चीज़ का, आप जो ड्रिंकिंग मिल्क होते हैं उनका आप ऐड देख लीजिए, वो यही कहते हैं कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो 5 इयर्स और 6 इयर्स तक सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो इस डेवलपिंग फेज़ में ही बच्चों को जैसा हम सिखा देंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी ये भी बिलीव करती है ना सोशलाइजेशन पे, कि जैसा हम सामाजिकरण करेंगे बच्चा वैसे ही तो ढलेगा ना। एक कच्ची मिट्टी है कि जिस मिट्टी को आप जैसा शेप दे दें वैसा बन जाएगा बच्चा। एक कच्ची मिट्टी है, हम घड़ा चाहे घड़ा बना दे, ग्लास चाहे ग्लास बना दे, पॉट चाहे पॉट बना दे, हम कुछ भी बना दे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम यही है, ECCE का भी एम यही है तो कि जो आइडियल ECC होता है उसका यही नेचर होता है, और इसमें हम ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बातें कही गई हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेसिटीज, गुड बिहेवियर, इथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीननेस, टीम वर्क, कोऑपरेशन। साथ में हम बच्चों को ये भी कोशिश करते हैं सिखाने के लिए इसी फेज़ में, ECCE फेज़ में ही, कि सोशल कैपेसिटीज़ आपकी कैसे बिल्डअप होगी, आप अच्छा व्यवहार कैसे रखेंगे। देखिए हम बच्चों को क्लास में यही तो सिखाते हैं ना कि बच्चों आपको बड़ों से ऐसे आवाज़ में नहीं बात करनी है, आपको छोटों से इस तरह से बात करना है। हम गुड बिहेवियर, हम इथिक्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, व्हाट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी एंड व्हाट इज़ बैड फॉर द सोसाइटी। हम पर्सनल और पब्लिक क्लीननेस के बारे में बताते हैं कि आपको यहाँ ये चीज़ फेंकनी है, आपको यहाँ ये चीज़ नहीं फेंकनी है, आपको हैंड वॉश करना है, टूथब्रश करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। टीम वर्क होता है, हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें हम 3-4 बच्चों का ग्रुप बना करके उनको टीम वर्क देते हैं कि किस तरह से टीम जो होती है वो किस तरह से काम करती है। एंड कोऑपरेशन, साथ में हम कोऑपरेशन समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी को रन करने के लिए सहयोग की ज़रूरत है। तो ये ECCE पे जो बातें कही गई हैं वो ये बातें कही गई हैं, ये सब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ही पॉइंट्स को रेस कर रही हूँ। द ओवरऑल एम ऑफ ECC विल बी टू अटेन ऑल द गोल्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें की गई कि उपरोक्त जितनी भी बातें मैंने बताई, क्या क्या बातें बताई कि सोशल कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़, गुड बिहेवियर, इथिक्स, पर्सनल एंड, तो ये सब बातें ही, इन्हीं सब गोल्स को पाना ही इस ECCE का लक्ष्य रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में।
नेक्स्ट बात की गई है कैरिकुलर एंड फ्रेमवर्क पे। कैरिकुलर पे भी बहुत फोकस किया गया है। फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। जो 8 साल तक का जो मैंने बताया था, आप पीछे से थोड़ा सा बैक एक बार आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन लेवल था, जो अप टू 8 एज था, 3 to 8 एज तक का जो फाउंडेशन लेवल था स्टार्टिंग वाला, 5+3+3+4 में 5 वाला जो था, मतलब अप टू द 8 एज ऑफ 8, तो इसका जो कैरिकुलर है वो एनसीईआरटी डेवलप करेगा, ठीक है, और 2 पार्ट्स में डेवलप करेगा। सब फ्रेमवर्क फॉर 0 to 3 years ओल्ड, 0 से 3 years ओल्ड का अलग, एंड 3 to 8 years ओल्ड का अलग, ठीक है। जैसे कुछ लोग का एडमिशन अगर 2 साल पे ही हो जा रहा है, 2.5 साल पे ही हो जा रहा है, वैसे तो शुरुआत 3 to 8 की गई है, पर फिर भी अगर हो जा रहा है तो 0 से 3 years ओल्ड का सिलेबस अलग होगा, कैरिकुलम अलग होगा, एंड फॉर द 3 to 8 years एज उनके लिए अलग सब फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। Numerous rich local traditions of India will also incorporated in ECCE curriculum in form of art, stories, poetry, game, song। ये बातें की गई हैं। देखिए, आप जब भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर या बल दिया गया है अपने लोकल ट्रेडिशन पे। बी लोकल जो कहा जा रहा है ना, बी लोकल एंड बी वोकल, तो बी लोकल पे बहुत ज़्यादा किया गया कि आपको लोकल ट्रेडिशन पे, इंडिया के जो लोकल ट्रेडिशन है उनको अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको भी अपने सिलेबस में, कैरिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और किस फॉर्म में, चूँकि ये छोटे बच्चे हैं ना, 3 to 8 years के बच्चे हैं, तो इनको आर्ट्स के फॉर्म में, स्टोरीज़ के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, गेम्स के फॉर्म में एंड सॉन्ग्स के फॉर्म में। These frameworks will serve as a guide both for parents and ECC institution। तो ये जो पूरा कैरिकुलम तैयार होगा, इसको पेरेंट्स को भी गाइड किया जाएगा और इससे जुड़े जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे जो कि इसकी ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, उनको भी ये पूरा गाइड किया जाएगा, पूरा वो ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि इट विल बी इन फेज्ड मैनर। ऐसा नहीं कि बस एक साथ उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ये फेज्ड मैनर में चलेगा। पहला फेज्ड मैनर, फेज्ड में पहला फेज क्या है कि स्पेशल अटेंशन एंड प्रायोरिटी विल गिवन टू डिस्ट्रिक्ट एंड लोकेशंस दैट आर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। सबसे पहला प्रेफरेंस उन एरियाज को दिया जाएगा जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या है इसका, एक्सपेंडेड टू स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज। आंगनवाड़ी को सशक्त करने की बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। आप अभी मैं आपको समझाऊंगी, आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा आंगनवाड़ी पे फोकस किया गया है। फिर जो सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल, मतलब जो मैंने ECCE के बारे में बात की है और कैरिकुलम के बारे में बात की है, तो फर्स्ट जो फेज़ में इसको फेज़ वाइज स्टार्ट किया जाएगा। तो पहला फेज़ होगा कि जो सोशियो डिसएडवांटेज या सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सॉरी जो एरियाज़ है वहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सेकंड, स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी में किया जाएगा, वो आंगनबाड़ी जो अकेले चलती है, सिर्फ आंगनबाड़ी चलती है। थर्ड फेज़ में आंगनबाड़ी को लोकेटेड विथ प्राइमरी स्कूल्स, वो आंगनबाड़ी जो प्राइमरी स्कूल्स के साथ चलती है। प्री प्राइमरी स्कूल्स जो कि 5 to 6 years के लिए होता है, और स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स जो अकेला प्री स्कूल्स होता है। इन सब में फीस वाइज ये इनकलकेट किया जाएगा, ठीक है। अलग बात क्या कही गई है कि वर्कर्स टीचर्स स्पेशली ट्रेन्ड इन द कैरिकुलर एंड पेडागॉगी ऑफ ECCE, और जो भी यहाँ पर वर्कर्स रखे जाएंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन में, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे या जो यहाँ पर टीचर्स रखे जाएंगे उनको ट्रेंड किया जाएगा। वो उनका नाम क्या दिया जाएगा कि ये ECCE ट्रेंड वर्कर्स एंड एजुकेटर्स हैं। दो ECCE आंगनवाड़ीज विल बी स्ट्रेंथन विथ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स,
प्ले इक्विपमेंट्स एंड वेल ट्रेन्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स टीचर्स। आप देखिए, तो अगर पूरा कंक्लूजन देखा जाए या एक की पॉइंट्स ये है कि जो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वो हाईली क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, वहाँ पर प्ले इक्विपमेंट्स होंगे और वेल ट्रेन्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स और टीचर्स होंगे। और वेल ट्रेन्ड कैसे, मतलब वो ECCE ट्रेन्ड वर्कर्स एंड टीचर्स होंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है कि एवरी आंगनबाड़ी विल हैव अ वेल वेंटिलेटेड, well designed, child friendly and well constructed buildings with an enriched learning environment। देखिए आंगनबाड़ी को कितना स्ट्रेंथन करने की बात कही जा रही है कि वेल कितना होगा, ईश्वर हो सकता है कि ज़रूर आगे पूरे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, पर ये बातें मैं जो बता रही हूँ वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई है कि आंगनबाड़ी आप मतलब कहीं भी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी को सशक्त करने की बात की गई है। आपने इतना ही देखा होगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं की गई है, पर किस तरह से किया जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपने देखा कि ECCE ट्रेंड वर्कर्स होंगे और ट्रेनर्स होंगे और इन सारे जो एम्स को लेकर के काम होंगे, फिर वेल वेंटिलेटेड, वेल डेवलप्ड, चाइल्ड फ्रेंडली, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होंगी इनकी, जहाँ पर कंप्लीट लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। और फंड्स कहाँ से आएगा, बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों प्रोवाइड करेगा फंड्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है ECCE वाले पॉइंट में ही, ऑन कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन प्रेयर टू द एज ऑफ 5 इन आंगनबाड़ीज एवरी चाइल्ड मूव टू अ प्रिपरेटरी क्लासेस। ठीक है, जो 5 इयर्स का आंगनबाड़ी, जो ऑन कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन प्रियर टू द एज ऑफ 5 इन आंगनबाड़ीज, कि 5 साल के पहले तक का जो एजुकेशन अगर वो कंप्लीट करते हैं तो वो प्रिपरेटरी क्लासेस में जाएंगे, जिनको बाल वाटिका नाम दिया गया है, बिफोर क्लास 1 के पहले। ठीक है, वहाँ पर भी बाल वाटिका में भी ECCE क्वालिफाइड टीचर्स विल बी डिप्लॉयड। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि मिड डे मील प्रोग्राम शेल बी एक्सटेंडेड टू द प्रिपरेटरी क्लासेस विथ हेल्थ चेकअप्स एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब जो मिड डे मील का प्रोविज़न है वो अब प्रिपरेटरी क्लासेस तक मिलेगा बच्चों को, जो इससे पहले नहीं मिलता था। अब प्रिपरेटरी क्लासेस तक मिड डे मील प्रोग्राम से बच्चे लाभान्वित होंगे और साथ में हेल्थ चेकअप्स भी और ग्रोथ मॉनिटरिंग भी प्रिपरेटरी क्लासेस तक होंगी। तो ये बातें कही गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट क्या है कि टू प्रिपेयर एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स इन आंगनबाड़ी वर्कर्स, टीचर्स विथ क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड अबव शैल गिवन 6 month सर्टिफिकेट कोर्स। देखिए अब कहा जा रहा है, बार बार मैंने ये बात बताया कि जो ECCE जो वर्कर्स और ट्रेनर्स होंगे आंगनबाड़ी में, तो जो 10+2 जिनका क्वालिफिकेशन होगा, मतलब 12th के अबव या 12th क्वालिफिकेशन होगा जिन वर्कर्स और ट्रेनर्स का जो अभी काम कर रहे हैं, उनको 6 month का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। क्यों करना होगा? ताकि वो ECCE ट्रेनर बन सके। ठीक है, समझ में आ गया। पर जो राइट नाउ जो अभी आंगनबाड़ी में वर्कर्स और काम कर रहे हैं टीचर्स, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि वो कैसे ECCE ट्रेनर्स बनेंगे। तो ऐसे वर्कर्स या टीचर्स जो 10+2 किए हुए हैं, ठीक है, उनको 6 month का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। और जिनकी क्वालिफिकेशन इससे नीचे है, मतलब 10+2 एजुकेशन के नीचे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन, उनको 1 year का डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एनरोल होना होगा और वो सर्टिफिकेट पाना होगा। नेक्स्ट क्या है कि ECCE विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन आश्रम सालास इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज इन अ फेज्ड मैनर। देखिए अब जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे कंट्रीज़ के, तो वहाँ पर भी इस तरह के ECCE प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। आप पूरा समझ गए ECCE प्रोग्राम्स को।
जिनका नाम आश्रमशालास दिया जा रहा है ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में, और वो भी ऐसे ही फेज्ड मैनर में चलेगा। जैसे मैंने अलग अलग फेज्ड मैनर आपको बताया ना कि आपको पहले वो स्टैंड अप अलोन आंगनबाड़ीज़ में, फिर आंगनबाड़ी अटैच विद प्राइमरी स्कूल, फिर प्रिपरेटरी, ऐसे करके जो लेवल मैंने बताया है उसी लेवल में ट्राइबल एरियाज़ में चलेगा और आश्रमशालास के नाम से चलेगा। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताई, स्कूल एजुकेशन में जो चेंजेस आया ECCE। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। ठीक है, every student will attain foundational literacy and numeracy by grade 3 का क्या कहा गया है? पहला पॉइंट का क्या कहा गया है कि ग्रेड 3 से मतलब क्लास 3 से हर स्टूडेंट को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी जो मूलभूत साक्षरता होती है, मतलब लिखना पढ़ना समझना, और साथ में न्यूमरेसी संख्या ज्ञान पर इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है। All the states, union territories government will immediately prepare an implementation plan for attaining universal foundation literacy and numeracy in all primary middle school। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात की गई है कि आप तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करिए और अप टू 2025 तक सभी को ये गोल अचीव कर लेना। सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब जहाँ जहाँ भी बच्चे एनरोल हैं, ग्रेड 3 से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्लास 3 से, उन सभी बच्चों को जो मूलभूत साक्षरता का ज्ञान और साथ में संख्या ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक NGO रन करती हूँ, उसमें देखती हूँ कि बच्चा 5 में पहुँच गया, 6 में पहुँच गया और उसको कायदे से लिखने भी नहीं आ रहा है, कायदे से पढ़ने भी नहीं आ रहा है, संख्या ज्ञान की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसके अचीवमेंट की बात की गई है और 2025 तक सभी राज्य को और सभी केंद्र शासित प्रदेश को इस गोल को पाना ज़रूरी है, मतलब इस गोल को अचीव कर लेना होगा, ऐसा 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। अब नेक्स्ट जो बात की गई है उसमें ये बात की गई है कि जितने भी रिक्त पद हैं, ठीक है, ऐसे जो वैकेंसीज़ हैं जो अभी भी खाली हुए हैं, उनको जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाए। ये बात किया गया है कि जितने भी रिक्त पद हैं सबको जल्द से जल्द भरा जाए और एक समय में भर लिया जाए, विशेष रूप से जो वंचित क्षेत्र हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज़ जो कहीं ना कहीं से वंचित हैं, जहाँ पर वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर नहीं है, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ हैं उनको भरने की बात की गई है और एक PTR की बात की गई है, ठीक है, पीपल टीचर रेशियो। आप जानते हैं कि स्कूलों में ये डिफाइंड होता है कि हर बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए। इंडिया में ये सिस्टम बहुत कम फॉलो हो पाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स उतने को नहीं मिल पा रही है। फिर भी जो PTR रेशियो है, मतलब प्यूपिल टीचर जो रेशियो है, वो 30:1 का होना चाहिए, ऐसी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और साथ में एक चीज़ और कहा गया है कि वेयर एज एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, मतलब उन क्षेत्रों में जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र हैं या वहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर PTR जो है प्यूपिल टीचर्स रेशियो, मतलब शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात, वो 25:1 का होना चाहिए, मतलब 25 बच्चों पे एक शिक्षक का होना आवश्यक है। ये बातें कही गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में।
नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें, दीक्षा पोर्टल का आप सभी ने नाम सुना होगा। इस समय दीक्षा पोर्टल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर आप स्कूल से लेकर के मतलब स्कूल लेवल्स के आप बहुत सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। डिजिटल, डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर के फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। दीक्षा पोर्टल की बात है। अ नेशनल repository of high quality resource on foundational literacy and numeracy will be made available on this national teachers portal। ये नेशनल टीचर्स पोर्टल है, टीचर्स का एक पोर्टल है। यहाँ पर बुनियादी साक्षरता, चूँकि मैं ये पॉइंट ही बात कर रही हूँ फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में कि किस तरह से हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ाए, तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। जिन जिन मटेरियल से हमें हमारा लिटरेसी बहुत इम्प्रूव होगा, हमारी न्यूमरेसी नॉलेज जो है वो बहुत इम्प्रूव होंगे, वो इस दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल कराया जाएगा। मतलब इस दीक्षा पोर्टल को और ज़्यादा इनरिच करने की बात कही गई है, ठीक है, बात कही गई है। नेक्स्ट, अब इस टाइम पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे सामने कि जो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर बच्चे सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब वो बच्चे जैसा सीखना चाहिए उन्हें, जैसी बदलती दुनिया है, जितना ज़्यादा कंपटीशन है, जितना ज़्यादा नॉलेज वर्ल्ड है हमारा, उस हिसाब से हमारे बच्चे बहुत सीख नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट के रूप में हमारे सामने है और सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यवहारिक तरीकों का पता करने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट ने या जो ये कमेटी बनी थी वो उसने ऐसा सोचा कि अब हमें टीचर्स के हेल्प के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करने की ज़रूरत है। इसलिए, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ टीचर सपोर्ट सिस्टम की। टीचर्स तो ऑलरेडी सपोर्ट में रहते हैं, पर उन टीचर्स को किस तरह से सपोर्ट मिले ताकि ये जो फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमरेसी नॉलेज की बात हो रही है वो और मजबूत हो और बच्चे सीख सके। तो उसके लिए पीयर ट्यूटोरिंग एंड वॉलेंटियर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, पीयर ट्यूटोरिंग एंड वॉलेंटियर एक्टिविटीज़? तो इसमें ये बात कही जा रही है कि अगर इस समाज का हर साक्षर व्यक्ति किसी एक बच्चे को अगर पढ़ाए तो हमारे देश की ये संकट समाप्त हो सकती है। मतलब एवरी लिटरेट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कुड कमिट टू टीचिंग 1 स्टूडेंट्स पर पर्सन हाउ टू रीड, इट वुड चेंज द कंट्रीज लैंडस्केप वेरी इजीली। ये बात कही गई है। एंड हाउ? तो अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन टीचर्स विथ फुल सेफ्टी गार्ड्स। तो ऐसा जो वो लोग करेंगे वो टीचर्स के ही अंडर में करेंगे, क्योंकि टीचर्स जो है वो रिकग्नाइज्ड बॉडी है उस इंस्टीट्यूशन का, तो उन्हीं के अंडर में करेंगे और पूरा सेफ्टी गार्ड बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यूं ही कोई उठ के गया और पढ़ाने लगा, ऐसी बात नहीं है। पर इस फिलॉसफी को रख करके इस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई पीयर ट्यूटोरिंग की, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जब भी आप मेंस में लिखेंगे या कहीं भी आप इसको लिख रहे हैं तो किस तरह से पीयर ट्यूटोरिंग और वॉलेंटियर एक्टिविटीज़ की बात इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंजॉयबल एंड इंस्पिरेशनल चिल्ड्रंस बुक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल विल बी डेवलप्ड इन ऑल लैंग्वेजेस, इंडियन एंड लोकल, अवेलेबल इन बोथ स्कूल्स एंड पब्लिक लोकल लाइब्रेरीज। इसमें ये बात कही गई है कि हर मतलब नॉलेज को इंजॉयबल बनाने के लिए और इंस्पिरेशनल बनाने के लिए बहुत सारे बुक्स का डेवलपमेंट होगा जो कि लोकल और इंडियन लैंग्वेज दोनों में ही होगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज पे देखिए शुरू से बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वो शुरुआत ही यहीं से करता है अपने लोकल लैंग्वेज में।
तो उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है और वो बुक्स को डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चे अपने चीज़ों को ज़्यादा आसानी से सीखें। और वो बुक्स की जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो स्कूल लाइब्रेरीज़ में तो रहेगी, साथ में जो लोकल लाइब्रेरीज़ होती हैं मोहल्ले मोहल्ले और ऐसे क्षेत्र वाइज लाइब्रेरीज़ होती है उसमें भी इन सब बुक्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। और साथ में एक टर्म और जोड़ा गया है कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी की बात की गई है। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल ऑल्सो बी डेवलप्ड। किस लिए? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, क्वालिटी, मतलब उपलब्धता के लिए, पहुंच के लिए और गुणवत्ता के लिए। इस नेशनल बुक पॉलिसी नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी का काम यही रहेगा कि ऐसी जो किताबें बन रही हैं, ऐसी जो किताबें डेवलप हो रही हैं अपने लोकल और इंडियन लैंग्वेजेस में, उनकी अवेलेबिलिटी हो सके, मतलब वो अवेलेबिलिटी हो सके, उपलब्ध हो सके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में या लाइब्रेरीज़ में या पब्लिक लाइब्रेरीज़ में उनकी पहुंच हो सके, वो हर तबके तक, हर क्षेत्र तक पहुंच सके। और साथ में क्वालिटी हम की तो बात होती है कि क्वालिटी उसकी रिच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बात की गई है कि ऑल स्कूल चिल्ड्रेन शैल अंडरगो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बाय स्कूल एंड फॉर दिस हेल्थ कार्ड्स विल बी इशूड टू गवर्नमेंट। और बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं कि एजुकेशन की बात की जा रही है, उनके हेल्थ की भी बात की जा रही है। हेल्थ इज़ प्रियोरिटी, तो हेल्थ की भी बात की जा रही है और बच्चों के हेल्थ कार्ड्स बनेंगे और उनके रेगुलर चेकअप्स होंगे। तो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया। पहला किया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ECCE को डिस्कस किया पूरा। और सेकंड मैंने डिस्कस किया फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको मैं पूरी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसको मैं डिस्कस कर रही थी। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels। यहाँ dropout rates की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। आप जानते हैं ड्रॉप आउट का मतलब कि जितने बच्चे शुरू किए पढ़ना उतने बच्चे अंत तक नहीं पढ़े, बीच में पढ़ाई छूट गई। GER इसको कहा जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER। अब एक डाटा सामने मैं दे रही हूँ, ये डाटा इसमें भी दिया गया है एजुकेशन पॉलिसी में कि ग्रेड 6 to 8 का GER जो है वो 90.9% है। ठीक है, मतलब क्लास 6 से लेकर के 8 तक में 90.9% बच्चे एनरोल होते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे ग्रेड हम आगे बढ़ते हैं, अब वही बच्चा 8 तक पढ़ा, 8 के बाद जब वो 9 में गया तो 9 और 10 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो घट करके 79.3% पे आ जा रहा है। 90.9% से 79.3% पे ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो रहा है। मतलब 90.9% बच्चा एनरोल हुआ और अब घट के 79.3% बच्चे आ रहे हैं 9 और 10 में। और ताज्जुब की बात देखिए कि 11 और 12 क्लास तक जाते जाते ये परसेंट मात्र 56.5 रह जा रहा है। मतलब देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि किस तरह से ये ड्रॉप आउट जो रेशियो है, ड्रॉप आउट रेट जो है हम उसको किस तरह से कम कर सके, ताकि जो इनिशियल लेवल पे बच्चा जो शुरुआत कर रहा है वो अंत तक भी करे। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये इंडिया में। तो इट इंडिकेट्स, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि एनरोल्ड स्टूडेंट बिगेन्स टू ड्रॉप आउट आफ्टर ग्रेड 5 एंड स्पेशली आफ्टर ग्रेड 8। देखा जा रहा है कि क्लास 5 तक तो बच्चा आता है, पर 5 के बाद से उसका जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ना शुरू होता है और स्पेशली क्लास 8 से, क्लास 8 के बाद से ये ड्रॉप आउट रेट बढ़ने लगता है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक 2035 तक 100% GER हमें अचीव करना है फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। क्लास प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक के लेवल तक, पूरे तक हमें 100% GER करना है। मतलब जितना बच्चा स्टार्टिंग में एनरोल हुआ उतना ही परसेंट हमें एंड तक चाहिए। ठीक है, ये कैसे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सिर्फ लक्ष्य रखना तो बड़ी बात नहीं होती है, हम इसको अचीव कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि टू प्रोवाइड
इफ़ेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इफ़ेक्टिव और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सके बच्चों को। ट्रैकिंग स्टूडेंट्स केयरफुली, बच्चों को हम ट्रैक कर सके कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा ड्रॉप आउट रेट किन बच्चों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तो मैंने 2 पॉइंट अभी बताए कि टू प्रोवाइड इफ़ेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। अभी अभी आपने पूरा पढ़ा कि आंगनबाड़ी लेवल पे लेकर के प्री स्कूल्स के लेवल पे लेकर के हर लेवल पे लाइब्रेरी को रिच करना, लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना, इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना, इन सब तरीक़ों से हम जो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको डेवलप कर सकते हैं। साथ में ट्रैकिंग स्टूडेंट्स केयरफुली, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से नहीं होगा, ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्या कारण है, ऐसे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड क्या तरीका होगा कि एक्सीलेंट टीचर्स विथ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस टू बी डिप्लॉयड टू एरियाज वेयर ड्रॉप आउट रेट्स आर पर्टिकुलरली हाई। जिन क्षेत्रों में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं उन एरियाज़ में हम एक्सीलेंट टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स को, और जिनके पास नॉलेज अच्छी हो, जो अपने बच्चे को अट्रैक्ट कर सके अपने नॉलेज के ग्राउंड पे, थोड़ा उनको मोटिवेट कर सके कि जो इससे बोरिंग सब्जेक्ट को भी अगर अच्छा टीचर मिल जाता है तो बच्चे बहुत इन्जॉय लेकर के पढ़ते हैं। तो ऐसे टीचर्स को ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा है वहाँ पर उनको डिप्लॉयड करने की ज़रूरत है। ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया और किया जाएगा। एक बात और की गई है, आप लोग सब NIOS के बारे में जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, NIOS ओपन स्कूलिंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL जिसको कहा जाता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय NIOS फॉर, और ज़्यादा NIOS के थ्रू इस तरह के ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चलाए जाएंगे फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू अटेंड फिजिकल स्कूल, उनके लिए जो कि भौतिक रूप से स्कूलों से नहीं जुड़ पाते हैं या तो किसी बहुत दूर क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऐसा होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। और तो उनके लिए, और SEDGS के लिए, मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, ठीक है, 2 लोगों के लिए, ऐसे लोग जो कि फिजिकल स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और दूसरे जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए NIOS के तहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत ODL मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी। तो अभी मैंने ये स्कूल एजुकेशन में जो लेवल है, स्कूली शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई वो बताया, पर अभी भी ये इनकम्प्लीट है। मैं बार बार कह रही हूँ, अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको मुझे डिस्क्राइब करना होगा। समग्र विकास पे बात की गई है, किस तरह से विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा, इस पे बात की गई है। साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रायोगिक अधिगम पे बात की गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बात की गई है। फिर बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पे बात की गई है। तो ये सब पॉइंट्स मैं आप लोगों को अब अगले वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जाता है तो बोरिंग हो जाता है। पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये पार्ट 2 का हिस्सा है। साथ में मैं चूँकि इन वीडियोस में रिव्यू भी दे रही हूँ, तो एक श्रीमती सुषमा जायसवाल जी हैं जो कि चकिया चंदौली एरिया में एक सिल्वर बेल स्कूल को रन कर रही हैं और विगत 25 सालों से वो स्कूल की शिक्षा में जुड़ी हुई हैं। और उनके रिव्यू को जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आती है, 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, तो स्कूली शिक्षा में किस तरह का बदलाव वो सोच रही हैं कि होगा। चलिए आइए उनके व्यू को सुनते हैं। सभी को नमस्कार, मैं सुषमा जायसवाल, सेक्रेटरी ऑफ सिल्वर बेल्स स्कूल चकिया चंदौली। जिस प्रकार हर साल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए उसे अपडेट करने की ज़रूरत होती है,
देश की प्रोग्रेस के लिए बदलाव की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शिक्षा नीति में भी बदलाव की ज़रूरत थी और ये बदलाव 34 सालों के बाद इंतज़ार के बाद आया। मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट की जाए तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरे अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। 5th क्लास तक मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ाई होने से बच्चों को अपना पाठ्यक्रम समझना आसान होगा, वो आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। 6th क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल व स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलने से यह उनके फ्यूचर में करियर चुनने में सहायता प्रदान करेगा। बच्चों को रिजिड स्ट्रीम सिलेक्शन की बजाय अपना मनचाहा सब्जेक्ट चुनने को मिलेगा। सब्जेक्ट चॉइस फ्लेक्सिबल होने से बच्चे किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ साइंस पढ़ सकते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है इंडियन एजुकेशनल स्ट्रक्चर की तरफ। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू विटनेस द अप्रोच पुट अप बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। I look forward to its benefits with great enthusiasm। तो फिर आपने सुषमा जायसवाल जी को सुना, होप आपको उनके रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आपके रिव्यूज़ अलग हैं इनसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उन्होंने स्कूल एजुकेशन पे अपने रिव्यूज़ दिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे अपने रिव्यूज़ को सेंड किया। आगे की वीडियोज़ में आपको और लोगों के रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। अब मैं अपने वीडियो को पॉज देती हूँ। चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार है, बाय बाय। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, खूब पढ़िए, अपने नॉलेज को रिच करिए। बाय बाय, टेक केयर।